तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपका 25 फेब को आपका एग्ज़ाम है साइंस का, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लेवल आपने देखा ही था। इसका लेवल थोड़ा अप आया हुआ था, लेवल थोड़ा अप हुआ था। तो इसी को बेस रखते हुए हम आज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं साइंस के, ठीक है। तो इसमें जो लेवल है थोड़ा क्वेश्चंस का अप ही रखा जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि बोर्ड का एग्ज़ाम इस बार साइंस का कैसा आने वाला है। मैथ का भी अनएक्सपेक्टेड था, तो इसलिए हमें तैयार होकर ही जाना है। तो हम आज कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, वो रहेंगे फिजिक्स के, ठीक है। तो फिजिक्स के करेंगे, फिजिक्स के अंदर लाइट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कौन सा? लाइट चैप्टर, ठीक है। तो ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से उठाए हुए हैं, तो ये ऑथेंटिक सोर्स है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर हम निपटाएंगे वो कौन सा आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये वाला पूरा चैप्टर निपटा देंगे, ठीक है। तो इसके बेहतरीन सवाल अब हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है, टू कॉन्वेक्स लेंस पी एंड क्यू, दो कॉन्वेक्स लेंस है पी और क्यू। एक की फोकल लेंथ दी है 0.5, एक की दी है 0.4 मीटर रेस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, हमसे पूछा इनमें से कौन ट्रू है। द कंबाइंड पावर ऑफ द टू लेंस, बेसिकली हमें कंबाइंड पावर चाहिए दो लेंसों की। जब भी हम कंबाइंड पावर की बात करते हैं बेटा, तो हम जानते हैं कंबाइंड पावर के लिए फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। लेकिन हमें सबसे पहले क्या निकालनी होगी, इसकी पावर निकालनी होगी। देखो, मैं पहले P वाले लेंस की निकालूंगा पावर, P वाले की निकालूंगा तो 1/f, तो 0 पॉइंट आपको दिया यहाँ से कितना, देखो 1 इसकी फोकल लेंथ दी है 0.5, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, ये 2 0, तो ये आ जाएगी 2 डायप्टर, ठीक है। अब मैं क्यू वाले की निकालूंगा फोकल लेंथ, तो सॉरी पावर, तो ये हो जाएगा 1/0.40, पॉइंट हटा के 2 0, तो इससे गया तो ये 2.5 आएगा, 2.5 डायप्टर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 डायप्टर प्लस 2.5 डायप्टर, तो मेरे पास 4.5 डायप्टर आ जाएगा कंबाइंड इनकी पावर, ठीक है। तो मेरे पास इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है, इसका सही आंसर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4.5 डायप्टर, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए, When an incident ray of light enter a medium from air, it bend toward the normal. Which of the following is true about the refractive index of the medium Nm as compared to the refractive index of air Anm? ठीक है। तो देखो, अगर मान लो मैं इस तरीके से बनाऊं, ठीक है, इसे हटा देता हूँ। देखो, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और ये टुवर्ड द मिटाना, एक सेकंड बस, एक सेकंड। देखो, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे आई और ये टुवर्ड द नॉर्मल चली गई, टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड द नॉर्मल गई। तो यहाँ पे क्या है, एयर, और यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा मीडियम दिया है। कौन सा मीडियम दिया है हमें, एक एयर है और कोई भी मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो देखो, एयर मेरा रेयर मीडियम होता है। अब ये रेयर से डेंसर में आ रही है, कहाँ, रेयर से कहाँ आ रही है, ये डेंसर मीडियम में आ रही है, ये मेरा डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो रेयर से जब डेंसर में आते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। तो एक रिलेशन हम जानते हैं, n इज इक्वल टू C/V। तो n इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। अगर यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, देखो स्पीड यहाँ पर कम हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, Nm इज इक्वल टू N गलत, Nm इज लेस देन Na नहीं, Nm इज मोर देन Na, ठीक है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, मीडियम का, वो ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर के मुकाबले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है कि व्हेन अ लेंस इज प्लेस एट क्यू, एक लेंस को क्यू पे रखा गया है, ए शार्प इमेज फॉर्म इन द स्क्रीन, तो इसकी एक शार्प इमेज बन रही है स्क्रीन पे। तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, तो जो इमेज बन रहा है वो कैसी बन रही है, रियल भी मिल रही है, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बन रही है। व्हेन द लेंस इज मूव टू पी, अब इस क्यू लेंस को पी पे पहुंचा दिया जाता है, तो अनदर शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, तो अनदर शार्प इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। देखो, अभी इमेज पहले भाई रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड बन रही थी, देखो इमेज तो रियल ही बनेगी, देखो स्क्रीन पर है तो रियल इमेज होगी, और अगर स्क्रीन पे वही इमेज तो बन सकती है जो रियल होती है, और अगर रियल है तो इन्वर्टेड होनी चाहिए, इन्वर्टेड वाले ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड अपराइट नहीं होगी, डिमिनिश्ड एंड अपराइट ये भी नहीं होगा, ठीक है।
अब देखो, अब इसे हम पहले स्क्रीन के पास था, अब स्क्रीन से हम थोड़ा दूर ले गए, इसे लेके जा रहे हैं ना ऑब्जेक्ट को, तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बननी चाहिए, डिमिनिश बनेगी? नहीं बेटा, डिमिनिश नहीं, इमेज बनेगी मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज हमारी बनने वाली, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द image below show a student demonstrating that sun ray concentrate to a point using a spherical mirror can bana paper as a साइंस प्रोजेक्ट। तो बेसिकली देखो, ये एक मिरर लिया है लड़की ने, और जो आपकी यहाँ से सन की रेज इस पे गिर रही होंगी, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस पे आ रही है पेपर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सामने दिया हुआ है। तो आपसे सवाल पूछेगा इससे रिलेटेड, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द पेपर। तो पेपर और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम किस से बोलेंगे? तो बेटा पेपर और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारी फोकल लेंथ होगी। क्या होगी? वो हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। तो वो हमारा क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर। तो किस प्रकार की इमेज बनेगी कहाँ पर? हमारे पेपर पर। किस प्रकार की इमेज बननी चाहिए? देखो ये कौन सा लेंस होता है आप जानते हो, ये कॉनकेव लेंस होते हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर होता है कि नहीं है? कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर होगा तो कैसी इमेज बनाएगा? कैसी बनाएगा भाई? वर्चुअल तो बनाएगा नहीं, ये भी नहीं बनाएगा, ये बनाएगा रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। देखो रियल इमेज होगी और डिमिनिश्ड होगी। अब आगे चलते हैं। द स्टूडेंट वांट टू डिपिक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट एज अ रे डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शुड ही ड्रॉ। तो बेसिकली जो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया है उसको देखते हुए बताओ इनमें से कौन सा रे डायग्राम बिल्कुल सही होगा। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। बेसिकली सारी रेस कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, और कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं तो क्या इन्फिनिटी से आकर फोकस पे ही तो कॉन्सेंट्रेट होती है रेस। तो इसका आंसर नंबर बी ही बिल्कुल सही हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम। इफ़ द स्टूडेंट विशेज टू पॉइंट द मिरर टू अनदर ऑब्जेक्ट सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इनलार्ज इमेज, वेयर शुड बी द वेयर विद द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। बेसिकली उसे वर्चुअल इनलार्ज इमेज चाहिए। तो देखो हम जानते हैं कि अगर मुझे वर्चुअल इनलार्ज इमेज चाहिए तो ये पोल है, ठीक है, ये मेरा फोकस है, और यहाँ पर इमेज रख देते हैं। तो हमेशा कहाँ पे रखते हैं? जब भी हमें वर्चुअल इनलार्ज इमेज चाहिए होती है तो हम कहाँ पे रखते हैं? बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कहाँ? बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पे इमेज रखने से इमेज हमारी बन जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Which of the following not a common use for type of spherical mirror used by the student for the experiment above। ठीक है, तो कार हेडलाइट हमारी कहाँ यूज़ होती है? कार हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज़ होता है, सोलर में भी कॉनकेव यूज़ होता है हमारा, रेयर व्यू मिरर इसमें तो कॉन्वेक्स होता है, और सेविंग मिरर इसमें भी हमारा कॉनकेव होता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें डिफरेंट है भाई? तो ऑप्शन नंबर 3 रेयर व्यू मिरर हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं ना उनमें जो इनका मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द डायग्राम बिलो शो द इमेज ऑफ द कैंडल एज फॉर्म थ्रू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। तो हमें ये सवाल दिया है, तो हमसे पूछा हाउ मेनी लाइट रेज फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द कैंडल फ्लेम कैन बी ड्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द इमेज पी। तो ठीक है, कितनी इमेज बन सकती हैं? देखो अगर मान लो, इसे होमवर्क में करो या मैं ही कर रहा हूँ। देखो अगर मान लो अगर ये पॉइंट पी है तो यहाँ पे मिरर है, तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं? इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा, और इस स्क्रीन पे जाके इमेज बनेंगी। तो भाई कितनी रेज हो सकती हैं? तो इनफाइनाइट रेज हो सकती है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। तो कितनी होंगी? इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द आई बॉल ऑफ अ पर्सन हैज़ बिकम स्लाइटली लार्जर। तो जो आई बॉल है ना, तो किसी पर्सन का क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो व्हाट विच काइंड ऑफ लेंस शुड बी द पर्सन बियर टू करेक्ट द डिफेक्ट इन द विजन कॉज्ड बाय दिस चेंज इन द साइज ऑफ द आई बॉल। तो इसे कौन सा डिफेक्ट हुआ भाई? जब लार्ज हो जाता है हमारा आई बॉल तो हमें होता है मायोपिया, और मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम करते हैं कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑर्डिनरी कॉन्वेक्स लेंस सफ़र फ्रॉम अ डिफेक्ट कॉल्ड क्रोमेटिक डिफेक्ट, ठीक है। क्रोमेटिक डिफेक्ट बेसिकली एक ही टाइप की वेवलेंथ की हमें लाइट विजुअल होती है, विच लीड्स टू फॉल्स कलर एजेस इन द images. This happen because light ray of different colors bend differently as they enter and leave the lens. If a parallel white light beam passes through a convex lens, the light of which color among violet to red in the spectrum will converge at a point closest to the lens,
ठीक है भाई। तो अगर पैरेलल वाइट लाइट बीम्स को हम कॉन्वेक्स लेंस पे डालें तो बताइए कि जो लेंस के क्लोजेस्ट कौन सी आपकी वॉयलेट से लेके रेड तक कौन सी आपकी रे आएगी। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं विबग्योर जो होता है हमारा विबग्योर, इसमें इधर जाने पे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है कि नहीं। लेकिन जो वॉयलेट होता है वॉयलेट होता है इसका वेवलेंथ होगी सबसे कम, लेकिन हम जानते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। वेवलेंथ कम होती है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। और ये इसकी बात करें तो डेविएट भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा डेविएट होता है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो कौन होगा सबसे क्लोजेस्ट, तो इसकी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन सा होगा, वो होगा हमारा वॉयलेट कलर। ठीक है, कौन होगा सबसे ज़्यादा, वॉयलेट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहता है कि स्मृति लुकिंग एट हर सेल्फ इन अ कॉन्वेक्स मिरर। तो जो स्मृति अपने आप को कॉन्वेक्स मिरर में देखती है इन अ साइंस म्यूजियम, एक साइंस म्यूजियम में जाती है, वो स्टैंडिंग 2 मीटर अवे, 2 मीटर मतलब U-2 मीटर दिया है आपको। ठीक है, मिरर फ्रॉम द मिरर हर इमेज अपीयर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट, उसकी हाइट के हाफ दिख रही है मिरर, मतलब मैग्नीफिकेशन आपको 2 हाफ दिया है यहाँ पे, मैग्नीफिकेशन 2 हाफ हो गया। एस्टिमेट द फोकल लेंथ, आपसे एफ की बात की जा रही है, तो एफ इसका क्या होगा, थोड़ा स्पेस तो मैंने यहाँ पे है स्पेस। देखो फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, फोकल लेंथ हमसे पूछी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमसे पूछिए, हमें ये वैल्यू दी गई है, कोई दिक्कत। तो मैग्नीफिकेशन होता है m = -v/u, तो 1/2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका v पता नहीं हमें, और u की वैल्यू -2 है, इससे गया तो 2, तो v की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, फोकल लेंथ चाहिए हमें, तो हमारा v कितना है 1/1। ठीक है, और ये हमें दिया है कितना -1/2, एल से हम लेंगे तो 2 -1 तो 1/f, तो f आएगा हमारा यहाँ से 2 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए हमारा f। तो हमारी f की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो इन अ ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज 17 मीटर दिया है, मतलब लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस है 17 मीटर है। द लाइट एंटरिंग द आई गेट्स रिफ्रैक्टेड एट द कॉर्निया, तो लाइट एंटर करती है और रिफ्रैक्ट होती है कॉर्निया से, एंड देन एट द लेंस, फिर लेंस पे। स्लेरी मसल्स इन द आई कैन कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जो स्लेरी मसल्स होती हैं फोकल लेंथ को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग इट शेप, अपना शेप बदल कर। तो हमसे सवाल पूछे गए कि डायना इज लुकिंग एट द मून, मून की तरफ देख रही है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्निया एंड द लेंस इन डायना आईज एट दिस टाइम। देखो जब मून की बात कर रहे हो तो भाई मून का है, मून मेरा बैठा है बेटा, मून मेरा इन्फिनिटी पर है। अगर मेरा मून इन्फिनिटी पे हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जो डिस्टेंस होता है आपका, जो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना कितना दिया 17 मीटर, तो यही हमारी क्या हो जाती है, यही हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। जो डिस्टेंस होता है रेटिना और लेंस के बीच का, वही हमारा डिस्टेंस हो जाता है अगर हम किसी इनफाइनाइट वाली चीज़ को देख रहे होते हैं। ठीक है, डायना इज रीडिंग अ बुक कीप एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अर आईज, मतलब u -20 सेंटीमीटर दिया आपसे। What is the focal length of the combination of the cornea and the lens in Diana's eyes at this time? तो focal length हमसे पूछा गया है, तो हमें v क्या है, v हमें दिया 70 mm दिया है, और u हमें दिया है -20 सेंटीमीटर। तो पहले इसको चेंज करो, तो -200 mm हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो हमें चाहिए फोकल लेंथ 1/f चाहिए हमें, क्या 1/f चाहिए। तो मैं यहाँ से 1/f निकाल सकता हूँ, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/f = 1/v + 1/u। मुझे ये 1/17 दिया है, और ये माइनस का 1/ कितना दिया है 200 दिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 200 माइनस के 17/17 × 200, तो ये 1/f हो जाएगा। तो f की वैल्यू यहाँ से आएगी, इसमें से इसको उठाएंगे तो 180 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ से कितनी आएगी 183 आएगी। ठीक है भाई, तो 183 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी आ रही है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन दिया है कि व्हेन
डायना ब्रिंग द बुक क्लोजर टू हर आईज तो द लेटर्स अपीयर ब्लरी टू हर एंड शी कैन नॉट रीड द बुक, एक्सप्लेन वाई द लेटर्स अपीयर ब्लरी टू हर। आपने भी देखा होगा जब आप अपनी कॉपी को बिल्कुल पास ले आओ आंखों के पास, तो आपकी आंखों पे बहुत जोर पड़ता है और जो शब्द है वो ब्लरी ब्लरी दिखते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि जो हमारी जो लिमिट होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन वो ख़त्म हो जाती है, मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाता है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। और हमारा जो इमेज है बिहाइंड द रेटिना बनने लगता है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो इसका यही कारण होता है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉपी द स्केल रे डायग्राम गिवन बिलो, ड्रॉ मोर रिक्वायर्ड इंसिडेंट रे फ्रॉम द पेंसिल टू इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ हमें 3 सेंटीमीटर दी। सबसे पहले हमें इसका वो बनाना है, जो हमारे पास पेंसिल दिया इसकी इमेज बनानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊँ तो सबसे पहले इस तरीके से आएगा, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई है। तो मान लो ये इस तरीके से आगे जाएगी, तो इमेज इसकी यहाँ पे बन गई, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जो आप ये पॉइंट ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट निपल, ठीक है, इसी को मान के चलूँगा, ठीक है। तो ये मेरी यहाँ पे बन जाएगी, मान लो ब्लैक कलर, देखो मान लो मैं यहाँ पे बना लूँगा इसे पेंसिल, तो ये मेरी नोक हो गई, पेंसिल की नोक हो गई, तो ये मेरी पेंसिल आ गई, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस आ गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसने बोला है कि इसका फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से, तो मान लो यहाँ पे होगा, तो मान लो ये मेरी 3 हो गई, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ 3 हो गई। तो अब हमसे क्या पूछा है, ये हमारा इमेज बन गया, ठीक है। तो ये पहला वाला तो हो गया हमारा। अब पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द पेंसिल फ्रॉम द लेंस। तो हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कर लूँगा। तो 1/f निकालने हमें f तो दिया है, f दिया हमें, ठीक है। तो ये दिया 1/3 1/v, ये मेरा कितना हो जाएगा, u कितना है मेरे पास, क्यों भाई u की वैल्यू मेरे पास देखो, u की वैल्यू ये दी तो है, u मुझे 5 दिया है माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस 1/5, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/v। तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो अगर हम जान सकते हैं तो 15 का डिवाइड अगर मैं किससे दूँ, 2 से, तो v की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगा 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा v कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक। v की वैल्यू मेरी बेटा क्या आ सकती है, v की वैल्यू 7.5 आ सकती है। तो मैं कह सकता हूँ मेरा कितनी दूरी पे इमेज का डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर पर इमेज डिस्टेंस है मेरा, ठीक है। अब हमसे पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल। तो हमसे पूछ रहा है जो इमेज बनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द पेंसिल, जो इमेज है उसकी लेंथ बतानी है, पेंसिल की जो इमेज है ना उसकी लेंथ बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे, तो इमेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, u हमें निकालना होगा। तो u कितना है इसका, u निकालो पहले, u देखो 4 ये और 5 ये, तो पूरा u ये हो गया। तो u की वैल्यू यहाँ पे आएगी माइनस की 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ मुझे यहाँ से 3 सेंटीमीटर दी है, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ v की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/3 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/9। तो 1/3 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3/18। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, यहाँ से 6/18। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 18 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई भाई, 3 सेंटीमीटर आ गई। मतलब मेरी जो ये वाली लेंथ है, कौन सी, जो मेरी ये वाली लेंथ है, ये मेरी कितनी है, सॉरी कहाँ है, ये रही, यहाँ से इसकी जो लेंथ आ रही है भाई वो कितनी आ रही है, ये आ गई 3 सेंटीमीटर। तो अब जो लेंथ बचेगी इसकी, यही तो बचेगी ये वाली लेंथ, 3 में से 7.5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4.5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 मुझसे क्या कह रहा है आप समझेंगे। मंजू है भाई, मंजू हैव 2 कॉन्वेक्स लेंस P एंड Q मेड ऑफ सेम मटेरियल एज सो इन द फिगर। तो मंजू के पास 2 लेंस हैं P और Q, वो एक ही मटेरियल से बने। सी इज लुकिंग एट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग लेंस P। तो वो P
लेंस का यूज़ करती है और अपनी नोटबुक में देखती है उससे कुछ। शी नोटेड दैट व्हेन शी स्लोली टेक द लेंस अवे फ्रॉम द पेज, जैसे वो उस लेंस को पेज से थोड़ा दूर लेकर जाती है, द टेक्स्ट टर्न अपसाइड डाउन व्हेन द लेंस क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेज। मतलब जैसे वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पहुंच जाती है कॉपी और लेंस के बीच में, तो वो देखती है कि जो अक्षर उल्टे होने लगे, मतलब इन्वर्टेड हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेंस पी डज द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर सिग्निफाई। तो बेटा वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? 10 सेंटीमीटर के बाद जो अक्षर है वो अपसाइड डाउन क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बेटा वो जो 10 सेंटीमीटर वो सिग्निफाई कर रहा है उसकी क्या, फोकल लेंथ को। वो उसकी सिग्निफाई किसको कर रहा है? फोकल लेंथ को सिग्निफाई कर रहा है। अब पूछ रहा है इफ मंजू डज द सेम विद द लेंस क्यू, अगर वो लेंस क्यू के साथ भी ऐसा ही करे फिर, तो एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपन। तो इमेज उल्टा बनना किस डिस्टेंस पे चालू, लेस देन, इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। तो देखो आप देखो क्यू ना थिकर है, क्यू थिकर है, मोटा है, और ये पी थिनर था। अगर कोई थिकर लेंस है तो इसकी मोर कन्वर्जिंग पावर होगी, मोर कन्वर्जिंग पावर होगी कि नहीं भाई? अगर मोर कन्वर्जिंग पावर है तो इसकी शॉर्टर फोकल लेंथ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शॉर्टर फोकल लेंथ होनी चाहिए। अगर शॉर्टर फोकल लेंथ होगी तो भाई ये कहाँ पे, तो कितना होगा भाई? लेस देन 10 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 10 सेंटीमीटर पर हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक और सवाल अभी हमारे सामने दिया है, देखो। ए पर्सन नीड अ लेंस ऑफ पावर -5 डायोप्टर। एक पर्सन के पास पावर है कितने की? -5 डायोप्टर की। फॉर द करेक्शन ऑफ दिस विजन व्हाट इज द पॉसिबल विजन ऑफ डिफेक्ट ऑफ द पर्सन। अगर किसी पर्सन की आंखों की पावर का जो चश्मा है वो अगर नेगेटिव में दिए पावर, तो इसका क्या मतलब है कि वो उसको हुआ वो पक्का मायोपिया हुआ, वो मायोपिया है। तो व्हाट इज द पॉसिबल विजन ऑफ डिफेक्ट, तो उसे क्या हुआ बेटा? मायोपिया हुआ। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, तो इसका फोकल लेंथ निकालेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f क्यों लगा रहे भाई? तो हम जानते हैं हमारा f इज इक्वल टू, पावर लिखो ना, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f, तो 1/, मैं इसे सेंटीमीटर में लूँगा। ठीक है, तो ये आपको 5 डायोप्टर दिया है, सॉरी पावर हमसे पूछा बता, तो फोकल लेंथ की बात हो रही है। तो ऐसा करो, इसे हटाओ पहले। तो देखो बेटा पावर मेरे पास दिया है 5, ठीक है, तो 1/, तो इसे मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो इससे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट सवाल है, नहीं एक और सवाल है शायद। ए लेंस मेड अप ऑफ मटेरियल विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मीटर का एक रिफ्रैक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मतलब जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी 1.5 है, और जो जिसके अंदर डुबाया जा रहा है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। द डायग्राम बिलो शो दैट 2 रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस व्हेन इट इज इमर्ज इन द लिक्विड। तो जब लेंस को डुबा रहे हैं तो 2 रेज हमें जो इमर्ज करते हुए जो दिखाई दी हैं वो ये हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द लाइट रेज आफ्टर पास थ्रू द लेंस। अब मुझे ये रेज दे दी गई हैं, अब लेंस के थ्रू जब इनको मैं पास कराऊंगा तो बताइए कैसी रेज बनेंगी। देखो भाई, इसका भी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका भी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा भाई, सीधी लाइन रेज निकल जाएंगी। ठीक है, सीधी निकल जाएंगी, यहाँ पे कुछ भी डेविएशन नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों का सेम है। अगर डिफरेंट होता तभी तो रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो सीधी निकल जाएंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, और ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, लास्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो देखो, द इमेज बिलो द शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक XYZ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन ईयर द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिफरेंट इन ईच केस बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द सेम इन ऑल द 3 ब्लॉक। मतलब आर तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है वो सभी के लिए अलग है। मतलब जो I3 एंगल है वो I3 एंगल सबसे बड़ा है, I2 उससे छोटा है और I1 सबसे छोटा है। तो हम जानते हैं स्नेल लॉ क्या कहता है, साइन I अपॉन साइन R n के बराबर होता है। देखो ये अगर सेम है तो मैं कह सकता हूँ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के। तो सीधी सी मतलब है, इसका सीधा सा मतलब हो गया कि जो जिसका I ज़्यादा उसका n ज़्यादा, तो मतलब इसका n ज़्यादा होगा, इसका भी n ज़्यादा, सॉरी इसका n सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके मुकाबले इसका n क्या होगा? इससे थोड़ा कम होगा। तो बेसिकली जो n वाले का x है सबसे ज़्यादा होगा, और जो y है y वाले का उससे कम, और z वाले का n सबसे कम होगा। n बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हम जानते हैं n इज इक्वल टू C अपॉन V होता है। तो एक बात भी जानते हो कि
एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। तो अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी लाइट भी सबसे कम होगी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी कि नहीं। तो मैं कह सकता हूँ जो स्पीड ऑफ लाइट एक्स की क्या होगी, रिफ्रैक्टिव जो स्पीड ऑफ लाइट जो मेरी किसकी जेड की होगी सबसे ज़्यादा होगी भाई, जेड की स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द 3 ब्लॉक्स, जस्टिफाई और आंसर। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है।